लास्ट क्लास आप लोगों की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट की गई थी। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि बॉन्डिंग के कॉजेज़, बॉन्डिंग के कारण क्या होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी बताया गया था कि कौन कौन से बॉन्ड हमको पढ़ना है। उन्हीं में से हम लोग आज पहला बॉन्ड पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता किसके किसके बीच में है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल ये होना ज़रूरी है, तभी हमारा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि दो लोग हैं, ठीक है, दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है। इस पर्सन के पास पेन है, ठीक है, और इस पर्सन के पास कैप था। दोनों अनस्टेबल थे। इसने क्या किया, अपना कैप उठा करके इसको दे दिया। ठीक है। बी ने क्या किया, अपना कैप उठा करके इसको दे दिया। तो बी भी स्टेबल हो गया, ए भी स्टेबल हो गया। कैसे? अब दोनों को ये डर था, जब इनके पास पेन था, इनके पास कैप था, इनको ये डर था कि पेन हमारा खुला है, गिरेगा तो इसका पॉइंट टूट जाएगा। इनको ये डर था कि इनके पास कैप है, कैप कहाँ संभालेंगे, कहाँ रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कैप उठा करके ए को दे दिया। अब ये भी स्टेबल हो गए कि जो इनका जो थिंग थी वो इनके पास क्या है, सेफ़ है। और ये भी खुश हो गए, क्यों? क्योंकि इनके पेन को क्या मिल गया, कैप मिल गया। तो दोनों हमारे क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने कैप दिया है, इन्होंने अपने में से कैप दे दिया है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। इन्होंने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इन्होंने लिया है तो इसके ऊपर क्या है, निगेटिव। ठीक। तो इसमें होता क्या है, यही पॉइंट इसमें लगता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। व्हेन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया NaCl का। ठीक है। तो जो सोडियम होता है 11, 2, 8, 1, क्लोरीन का 17, 2, 8, 8, 2, 8, 7, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो इनका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या था, जितने भी एटम्स होते थे वो सब चाहते थे कि अपने आप को इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर होगा क्या, जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। क्लोरीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ट्रांसफ़र कर दिया है तो Na प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और Cl माइनस। ये हमने क्रॉस से दिखलाया जिससे हमको पता रहे कि बाकी तो सारे इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, किसी से लिया है। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये हमारे कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड। अब इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? देखो, एक तरह से देखा जाए इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, प्लस माइनस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स के कारण ये आपस में क्या की करे हुए, जुड़े हुए, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। अब इसके बीच में हम जैसे इस तरह दिखलाते हैं C और H, इस तरह को कोई इसमें लाइन या इसके बीच में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। जैसे एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला बताया गया था, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये Q1 Q2 ये हो गया,
आर जो हो गया इसके बीच की डिस्टेंस हो गई, एफ हमारा फोर्स हो गया। तो एक प्लस है एक माइनस है, सिंपल जैसी चीज़, एक दूसरे को बहुत टाइटली अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब टाइटली अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो होता है इसी कारण, क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान रहे हैं कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर MgCl2। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, 2 8 2, क्लोरीन का 17 2 8 7। तो Mg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Mg2+ और Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फ्लोरीन माइनस माइनस। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक, अब अगर इसी में हम लोग बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता क्या होती है। तो देखो इसमें हो क्या रहा था, इसमें हो रहा था इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो यही हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड। जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा वही इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो सोडियम था ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। तो सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी वो 1 होगी। और जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो ऑलवेज प्लस में होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। तो अगर हम इसको ग्रुप में देख लें तो हमारा जो हमने जो ग्रुप लिखवाए थे, तो ग्रुप फर्स्ट में हमारे कौन कौन से आते थे, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी क्या होगी, 1 होगी। ग्रुप 2 में हमारे कौन से होते थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। ग्रुप 3 में हमारा एल्युमिनियम, गैलियम, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। ग्रुप 4 जो है ये हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कार्बन, सिलिकॉन, ये सब हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करेंगे। ठीक है। ग्रुप 5 की बात करें, इसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो अब इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फर 2, 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑलवेज प्लस होगी। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों को बताया गया था कि सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन, सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल कर या ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो इस सोडियम के पास कितना बचा है, 2 और 8। इसने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो इस क्लोरीन के पास हमारा कितना बच रहा है, 2 8 8। ठीक है। तो जब ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट क्यों हो रहे हैं। अब बताने को तो यही बता दिया जाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने ले लिया, इनके बीच क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन ये तो खुद स्टेबल हो चुका है। जब ये स्टेबल हो चुका है तो ये हमारा बॉन्ड क्यों बना रहा है। तो इसमें एक पॉइंट देखो, जो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे Na से Na+ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये गैसियस एटम में हो रहा है।
आप लोगों को जो पॉइंट बताया गया था, आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई थी, तो उसमें क्या बताया गया था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम बताया गया था। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये किस में हो रहा है, गैसियस एटम्स के बीच में हो रहा है। तो जब ये गैसियस एटम में है, गैसियस तो जो गैसेस होती हैं वो आयनिक फॉर्म में कहाँ स्टेबल होती हैं, इस कारण ये दोनों आपस में आकर के मिलते हैं। मिलने के बाद ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, NaCl, फिर ये सॉलिड में चेंज होता है। तो सिंपल सी चीज़, जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस कंडीशन में ये कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। और गैसेस फॉर्म में जो आयंस बनते हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं। जब ये आयंस प्लस और माइनस मिल करके NaCl बना लेगा, तब ये हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये हमारा क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, इस कारण ये हमारे क्या करते हैं, बॉन्डिंग यहाँ पे शो करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी टर्म इन्वॉल्व। अब कौन कौन सी इसमें एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होती हैं, तो ज़रा देखते हैं। जैसे भी हमने आप लोगों को पीछे बताया है, पहला मेटल में क्या होता है, जब गैसेस स्टेट में होता है तो ये क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकालने में क्या लगेगी, हमको एनर्जी लगेगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी न्यूट्रल गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना ही अच्छा हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी हमारी मिनिमम होगी, ठीक है, कम होगी, कंपाउंड उतना ही हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल में क्या है, जैसे X है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये हमारा निगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती थी, क्योंकि ये जो टॉपिक होता था ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को शो करता था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसमें हमारी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, देखो इसमें जो हमारा है, इसमें क्या हो रहा है, किसी न्यूट्रल गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो ये जितना आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, कंपाउंड उतना ही स्टेबल बनेगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसमें एनर्जी निकल रही है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये दो एनर्जी टर्म हमारे इसमें हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो हमारे जो मेटल हैं वो गैसेस, मेटल और नॉन मेटल गैसेस पे इसमें ये अपने आयंस में चेंज हो गए। आयंस में चेंज होने के बाद जो ये गैसेस मेटल और जो नॉन मेटल है, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, MX बनाएंगे, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो जहाँ भी स्टेबल कंपाउंड बनेगा वहाँ पर हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। जहाँ भी स्टेबल कंपाउंड बनेगा वहाँ हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, देखो एनर्जी टर्म में हमारा कौन कौन शो कर रहा है, आयोनेशन एनर्जी हो गई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और लैटिस ऊर्जा। इसमें क्या हुआ था, मेटल गैसियस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो हमको क्या हो रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी।
ऊर्जा देनी पड़ रही थी। तो ऊर्जा जितनी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, ऊर्जा जितनी कम देनी पड़ेगी उतना ही कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। जितनी ऊर्जा कम दे करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही जल्दी वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तब एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को शो कर रहा है, डेफिनेशन पीछे बताई गई थी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें निकलेगी उतना ही कंपाउंड हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। जब ये आयंस फॉर्म में बन गए हैं, ये दोनों मिल करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जब ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड होगा। इसमें भी हमारी क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस ऊर्जा, लैटिस ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें लैटिस ऊष्मा होती क्या है, तो सिंपल पॉइंट यहाँ पे देखो ये कंपाउंड कितना बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है हमारा 1, मीन्स यही हमारे मोल होते हैं। तो सिंपल पॉइंट, 1 मोल कंपाउंड बनने में, 1 मोल कंपाउंड बनने में किससे, उसके गैसियस आयन से। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड बनने में उसके गैसियस कैटायन और एनायन से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस ऊर्जा कहते हैं। टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन दोज एनर्जी रिलीज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। किसी यौगिक का 1 मोल बनने में, 1 मोल उसके अपने आयनों से बनने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसको क्या कहते हैं, लैटिस ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी टर्म में हमारे ये 3 पॉइंट इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसी में कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा आयनिक होगा, विच इज़ मोर आयनिक। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मेटल और नॉन मेटल, ये दोनों मिलकर के हमारा आयनिक बनाते थे। अगर मेटेलिक कैरेक्टर हाई है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई है तो वो हमारा क्या होगा, मोर आयनिक होगा। सिंपल पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर हाई रखे हुए है और दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी अगर हाई है, उससे जो कंपाउंड बनेंगे हमारा क्या होगा, वो ही हमारा क्या होगा, मोर आयनिक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इसमें NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा आयनिक है। ठीक है, तो देखो मेटल तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो हैलोजेंस डिफरेंट है। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पॉइंट होता है, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, अगर ग्रुप में ऊपर से, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। ये पीरियोडिक टेबल का पॉइंट है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, F का होगा। कोई ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक लक्षण जो है वो हमारा क्या करता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा आधात्विक कौन सा होगा, फ्लोरीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोर आयनिक कौन सा होगा, फ्लोरीन, फिर ये, फिर ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहला था, दूसरा एग्जांपल है LiCl, NaCl, KCl, RbCl। ये 4 हमारे कंपाउंड दिए हैं। इसमें देखो क्या नॉन मेटल सेम है, तो ज़रा इनको अरेंज करें तो क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़, ऊपर से नीचे जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इसी का उल्टा ही तो पॉइंट हो गया। ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक लक्षण क्या हो रहा है, घट रहा है। जब आधात्विक लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है तो सिंपल सी चीज़, जो धात्विक लक्षण होगा वो बढ़ रहा होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन रखेगा, रुबिडियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो होगा आयनिक कौन सा होगा, रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। बात समझ में आ रही नहीं रही। तो इस टाइप से भी हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो आयनिक बॉन्ड में है, आयनिक बॉन्ड में
आयनिक बॉन्ड बता दिए क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, एनर्जी टर्म कौन से यूज होते हैं, और आयनिक करैक्टर देखने का तरीका बता दिया गया। इसी में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है फिज़िकल स्टेट। तो अभी हमने बताया कि आयनिक कंपाउंड किस स्टेज में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जब ये किस स्टेज में होते हैं, सॉलिड। तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, जब ये फिजिकल स्टेट इनकी सॉलिड होगी तब ये सबसे ज़्यादा हमारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। दूसरा पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गलनांक और क्वथनांक जो होता है, ये बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो उनको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब उनको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नमक का टुकड़ा अगर हम ले लें, अगर उसको हम ऐसे ही सीधे गर्म करें, जलाएं, तो वो ईजिली नहीं हमारा मेल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिससे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर कहा जा रहा है, जैसे NaCl, ये जब हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा तब ये हमारा बैड कंडक्टर कवर करेगा, क्योंकि देखो जो करंट की कंडक्टिविटी होती है वो दो तरह से होती है, एक होता है आयंस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इन दो मीडियम से करंट की कंडक्टिविटी होती है। जब ये सॉलिड स्टेज में है तो इसमें क्या है, नो फ्री आयंस, इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं है। जब कोई भी फ्री आयन इसमें नहीं है तो ये हमारा कैसा वर्क करेंगे, बैड कंडक्टर का वर्क करेंगे। लेकिन किस स्टेज में, सॉलिड स्टेज में। लेकिन अगर हम इनको क्या कर दें, मॉल्टन स्टेज ले लें, इनकी मॉल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट लें, तो ये हमारे कैसा वर्क करेंगे, गुड कंडक्टर का वर्क करेंगे। गुड कंडक्टर क्यों, क्योंकि जब मॉल्टन स्टेज में ये जाएंगे तो इनमें फ्री आयंस, इनमें क्या होगा, फ्री आयंस बन जाएंगे, जैसे Na+Cl-, इस तरह के आयंस बन जाएंगे, तो ये क्या करेगा, करंट की कंडक्टिविटी करेगा। ये लिक्विड स्टेज या मॉल्टन स्टेज में गुड कंडक्टर का वर्क करते हैं, जबकि ये सॉलिड में होते हैं तो बैड कंडक्टर का वर्क करते हैं। और जब इसको वाटर में डाला जाता है तो वाटर क्या करता है, इनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और मॉल्टन स्टेज में लाने के लिए इसको हम हाईली हीट करेंगे। जब हाईली हीट करेंगे तो इनके बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे या आयंस में चेंज हो जाएंगे, तो ये गुड कंडक्टर का वर्क करने लगेंगे, ठीक है। ये इसका कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर दो एटम्स, जैसे दो एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या इससे ज़्यादा होता है, कहीं कहीं में 2 लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा होता है, तो हमारे क्या बताए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। दो परमाणुओं के बीच की वायु ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या 2 या कहीं कहीं पे 2 भी लिखा है, इससे ऊपर होगा, ठीक है, तो हमारे क्या बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई किसकी, आयनिक बॉन्ड की। अगर इतनी क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे वो पूछ सकते हैं।